हाँ, तो आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आपका यूनिट वन है उसके सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं यूनिट वन के। और थोड़ा बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे इसी के साथ। ठीक है, तो जैसे आपका जो सी लैंग्वेज में होता है उसमें कैरेक्टर सेट क्या होता है, आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं। इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, इसे बस हम एक बार देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और आपको पता है कि आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं, डिजिट्स डिजिट्स आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं, वाइट स्पेसेस हो गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आइडेंटिफायर्स में। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल का नेम होता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल का नेम होता है उसके वही रूल्स हैं कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा यूज नहीं कर सकते। और आपका कोई कीवर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, अगेन सेम थिंग। एंड देन कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए आपके, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इफ एल्स हो गया। सो ये सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, वही सेम चीज जो आपने और लैंग्वेजेस में पढ़ी है, चाहे वो पाइथन हो गई या कोई भी लैंग्वेज हो गई। तो टोटल कीवर्ड्स जो है वो 32 होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब डेटा टाइप्स की बात करें तो बेसिक डेटा टाइप जो है वो आपके कैर आ रहा है, इंट आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, डबल आ रहा है। सी लैंग्वेज में एक चीज कमाल की होती है कि इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है, बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है। अब वो दोनों क्यों नहीं होते, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उस टाइम पे नहीं होते थे, सिंपल है। तो इसमें जो स्ट्रिंग आप यूज करोगे वो एक तरह से एरे होगी कैरेक्टर्स की। ठीक है, क्या एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, लाइक। तो एरे होगा, अगर स्ट्रिंग आप इसमें जब यूज करेंगे तो वो एरे होगी किसकी, कैरेक्टर डेटा टाइप की। ओके, तो अभी हम देख लें कि कैर जो है वो आपकी स्पेस कितनी लेता है, वो 1 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, जो कि सिंगल कैरेक्टर है। इंट आपकी कितनी स्पेस लेता है, 4 बाइट। फ्लोट कितनी स्पेस लेता है, वो भी 4 बाइट, क्योंकि वो डेसिमल में आ जाता है लेकिन सिंगल प्रिसीजन के साथ। अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होगी तो आप डबल डेटा टाइप यूज करोगे, वो 8 बाइट आपकी स्पेस लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं डेराइव डेटा टाइप्स में। क्या होता है डेराइव डेटा टाइप्स में, आपके एरेज हो गए, पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, यूनियंस हो गए। एरेज आपने सुना होगा कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं सिमिलर डेटा टाइप्स के। पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, ये सब हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स तो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो आपके, कांस्टेंट भी एक तरह से वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट की आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो आप कांस्टेंट बनाएंगे कैसे, आपको कांस्टेंट बनाने के लिए आपको हैशटैग डिफाइन का यूज करना पड़ता है, कीवर्ड का। और उसके बाद आप नेम लिखेंगे कांस्टेंट का और उसकी वैल्यू डालेंगे। तो जैसे पाई की वैल्यू हमने असाइन कर दी 3.14, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आ जाते हैं वेरिएबल्स पे कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है। अब हम वेरिएबल पे आ रहे हैं, तो वेरिएबल थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती जाएंगी कि वेरिएबल्स, अगर आप पहली बार सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे आपने, हालांकि पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, बट इससे कंपैरेटिवली स्लो रहती है और काफी सिंपलर सिंटेक्स रहता है उसका। तो उसमें क्या रहता है आपका, जो जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गई तो उसमें आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जब आप पाइथन में डेटा टाइप या फिर कोई वैल्यू असाइन करते थे तो उसमें आपका कैसा रहता था कि x इक्वल टू 10 आपने कर दिया। आपने जैसे ही x इक्वल टू 10 करा तो रन टाइम पे वो अपना आप देख लेता था कि x जो है वो इंटीजर डेटा टाइप की है। बट सी लैंग्वेज ऐसे नहीं करता, उसके कंपाइलर को पहले से ही पता होना चाहिए, वरना वो कंपाइलर एरर दिखा देगा। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आपको उसके साथ उसका डेटा टाइप लिखना होता है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, उसको डिफाइन करने का सिंटेक्स है कि आपको पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको वेरिएबल नेम लिखना होता है। वही सेम रूल्स है कि आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होना चाहिए अदर देन अंडरस्कोर, और आपका कोई कीवर्ड वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है सबसे पहले और फिर वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, अब आपने एग्जांपल के तौर पे ये देख लो कि इंट x इक्वल टू आपने 10 दिया, तो आपने पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करा, फिर आपने x के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर कराया। और ये एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है, तो हमने x की वैल्यू 20 कर दी तो वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो वैसे सिंपल है कि आपको इंटीजर वैल्यू अगर करनी है तो इंट नम इक्वल टू 10। ठीक है, अब कितनी बार आपको यूजर से इनपुट लेनी होती है वैल्यू, तो उस केस में आप खाली मतलब वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपली कि इंट नम वन करके एक वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो इंटीजर डेटा टाइप का है, वो इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो नम वन के अंदर अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप की ही हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश में होता है ना कि कोई बात खत्म होती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोई बात खत्म होगी तो आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है,
इस सेमीकोलन का आपको यूज करना है। जैसी कोई बात खत्म हो रही है तो आपको सेमीकोलन लगाना है। जैसे आपने कोई कंडीशन लिखी, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। आपने कुछ प्रिंट कराया तब भी आपको सेमीकोलन लगाना होता है, वरना वो एरर शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूं तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन। ठीक है, ये चीज होगी। फिर आ जाते हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन आपके वही सेम है जो आपने पहले पढ़े हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इन चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, इन चीजों को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, और आपने पढ़ी है और फिर भी आपको इतना नहीं पता है तो मैं क्या ही बोलूं, फिर मेरे ही पढ़ाने से क्या ही हो जाएगा, है ना। फिर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन आपके कॉम्बिनेशन हो जाता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हो जाते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेटर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ए प्लस बी लिखा है मैंने, तो ए आपका ऑपरेंड हो गया, प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, बी भी आपका ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्रेशन बना लेते हैं। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो जाते हैं, आपके प्लस हो गया, आपका माइनस हो गया, आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, आपका डिवीजन हो गया, आपका मॉडुलस हो गया। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन तो बताने वाला नहीं हूं मैं। मॉडुलस आपका रिमाइंडर वैल्यू देता है। जब भी आप मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करोगे तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या होता है कि आपने दो नंबर को अगर सिंपली डिवाइड करा और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर होता है, तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर की वैल्यू देता है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल पे कि जैसे हाँ ये रहा आपका इंट ए इक्वल टू 10 है, बी की वैल्यू 3 है। अगर आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आता है। क्यों? क्योंकि 3 3 तो 9 आ जाएगा, 1 बचता है ना। अब इसमें जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हमें वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पाइथन में आप नहीं करते होगे, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो ये एरर शो कर देगा। फिर आ जाते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो उसमें इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, साइज ऑफ वेरिएबल भी है, वो भी देखते हैं अभी। ये पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लेते हैं कि आपने जैसे नम की वैल्यू 10 डाली मैंने। ठीक है, अब ये होता है यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और एक मैंने num1 की वैल्यू डाली 20। ठीक है, और मैंने num1 को क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब जब num1 को मैंने डिक्रीमेंट करा है, आपके num को मैंने इंक्रीमेंट करा है, अब मैं इसमें जरा एक बार प्रिंट कर लेता हूं। अब देखो प्रिंट में क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप सी लैंग्वेज में कुछ प्रिंट कर रहे होते हो तो प्रिंट एफ का यूज करते हो आप। सिर्फ आपको एफ लगाना पड़ रहा है और तो कुछ खास है नहीं। और फिर आपको देना पड़ता है फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल, कि जो वैल्यू आप प्रिंट करने वाले हो वो कौन से डेटा टाइप की है। तो इस केस में आपकी वो डबल होगी या फिर इंटीजर होगी। तो डबल और इंटीजर के लिए आप डी का यूज करते हो, परसेंटेज डी। ठीक है, अगर डबल हो या इंटीजर हो तो आप परसेंटेज डी का यूज करोगे। कैरेक्टर होगा तो परसेंटेज सी का, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ का, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आपको साथ साथ अब उसकी वैल्यू देनी पड़ती है कि आप क्या प्रिंट करा रहे हो। तो आप नम प्रिंट करा रहे हो, है ना। और एक अलग लाइन में हम प्रिंट करा लेते हैं num2 भी। उसमें भी क्या रहेगा, परसेंटेज डी num1। ये अभी हम करेंगे, लाइक इसमें आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और आपको प्रिंट कैसे कराना होता है, वो सारी चीजें हम थोड़ा करेंगे अभी। ठीक है, अभी देख लेते हैं इतना कि आपने ये कर लिया। ठीक है, कि आपने num की वैल्यू 10 दी। ठीक है, फिर आपने num प्लस प्लस करा। num प्लस प्लस ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिंपल बात ये कह रहा है कि num इक्वल टू num प्लस 1। जो आप लिखते थे ना, लाइक पाइथन में भी आप करते होंगे कि num प्लस इक्वल टू 1। इसी बात को लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम यूनरी इंक्रीमेंट बोलते हैं, जो कि हो गया num प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन ये एक ही बार रन करेगा, मतलब जितनी बार ये रन करेगा उतनी बार ये वैल्यू को एक ऐड करता जाएगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर देता है। और यहाँ पे आपका यही सेम चीज रहती है, लेकिन ये डिक्रीमेंट कर देता है कि num इक्वल टू num माइनस 1। तो ये इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, तो num की वैल्यू 11 हो जानी चाहिए 10 से, है ना। और num1 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 20 से हो जानी चाहिए 19, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट करा है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको पहले कंपाइल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी को डाउनलोड करने में कंपाइलर या पूरा सेटअप में प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दे, उसके लिए अलग वीडियो डाल देंगे। तो ये आपका है कि जीसीसी आपका कंपाइलर का नाम होता है। फिर आपको जो आपने फाइल नेम सेट करा है, यानी कि जिस फाइल नेम से आप कोड कर रहे हैं उस फाइल नेम को आपको लिखना पड़ता है। तो इसके बाद जैसे ही कंपाइल हो जाएगा तो आपकी एक a.exe फाइल बन जाएगी, अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं। और आप मैक में कर रहे होते हैं तो a.out बन जाती है। फिर आपको वही फाइल रन करानी पड़ती है।
इस तरह से। तो ये आपका आ गया 11 और 19। अब ये बोलोगे 11 और 19 तो नहीं है, ये तो 1119 है। इसमें हमने बीच में स्पेस नहीं दी है, ठीक है, इसलिए वो दिखा रहा है ऐसे। अगर हम यहाँ पे /n एक डाल देते तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो 11 एंड 19। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनरी इंक्रीमेंट और ये हो गया आपका यूनरी डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब इसके बाद हमने देखा एक साइज ऑफ है। तो साइज ऑफ का मतलब क्या है? वही नॉर्मल मीनिंग है कि आपको साइज देखना है। अभी अभी मैंने क्या बताया, इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है, कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट की लेता है, फ्लोट आपकी 4 बाइट की लेता है। तो अगर आपको वो चीज चेक करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो कि आपका प्रिंट एफ जब साइज की बात कर रहे होते हैं तो वो आपका जेड यू में आता है। ठीक है, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल है। साइज अगर आपको प्रिंट कराना है तो उस केस में आपको जेड यू में लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है आपका साइज ऑफ। अगर मैं इंट का साइज पूछ रहा हूँ तो क्या है आपका इंट का साइज, वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी /n डाल दें वरना वो सेम लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 4। तो इंटीजर कितना, कितनी स्पेस लेता है, 4 बाइट्स की लेता है, तो वही आ गया। ठीक है, अगर आपका और कोई है जैसे, या फिर नहीं नहीं लाइन क्या देखना, इसी में देख लेते हैं। इसमें अगर आपको कैर का चेक करना है तो ये कैर का दिखा देगा। कैर का कितने स्पेस ले रहा है, 1 बाइट। तो ये जितना भी आपको साइज दे रहा है वो बाइट्स में दे रहा है। तो साइज ऑफ जो है वो आपको बाइट्स में उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है मेमोरी में वो दिखा देता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में आपकी ये चीज एक थोड़ी सी नहीं हो जाती है। यूनरी इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, यूनरी माइनस वही सेम चीज है। साइज ऑफ आपका साइज ऑफ वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर आज सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेस देन, ग्रेटर देन, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स भी पढ़ के आए हो तो भी पता होगा। इक्वल टू आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होने वाले हैं मोस्टली। ठीक है, आपका ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में वही 3 लॉजिकल ऑपरेटर है जो आपने हमेशा पढ़े हैं। एक एंड आ जाता है, एक और आ जाता है, एक नॉट आ जाता है। एंड ऑपरेटर कब लगता है? अगर आपने एंड कहीं लगाया है तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तभी वो ओवरऑल कंडीशन को ट्रू मानता है। और में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ओवरऑल कंडीशन को ट्रू मान लेता है। और नॉट में क्या होता है, वो उल्टा करता है कि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स देखेगा, फॉल्स है तो ट्रू देखेगा। ठीक है, नॉट का मतलब ये कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉट की कंडीशन वो हो जाती है। तो जब आप पाइथन में लिखते थे तो एंड का ए एन डी लगा देते थे। ठीक है, और में आप ओ आर लगा देते थे, है ना। लेकिन नॉट के केस में आप नेगेशन नहीं, नॉट के केस में तो आपका अलग रहता था, लेकिन हाँ एंड में ए एन डी लग जाता था और में ओ आर लग जाता था, राइट। तो इस केस में जब हम कर रहे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जब आपके सी लैंग्वेज में आ रहे होते हैं तो आपको एंड के 2 सिंबल बनाने पड़ते हैं और का आपका ये सिंबल रहता है। ठीक है, नॉट के लिए आपका ये सिंबल रहता है। गॉट इट। फिर उसके बाद हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट पे आपका इक्वल टू हो गया। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट का मतलब क्या है कि वैल्यू असाइन करना, है ना। तो अगर ए इक्वल टू 5 करा तो आपने वैल्यू असाइन कर दिया, यानी कि 5 वैल्यू को आपने असाइन कर दिया ए के अंदर। अगर आपने प्लस इक्वल टू यूज करा है तो वो भी आपने वैल्यू असाइन करी है, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया। तो यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने पढ़ा, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू एक ऐड कर रहा है। अगर आपको 2 वैल्यूज ऐड करनी है हर उसमें, या फिर 3 करनी है, तो उस केस में आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका कंडीशनल, जो कि टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो है तो ये इफ एल्स की तरह कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन बस इसमें ये होता है, ये एक तरह से उसकी शॉर्ट फॉर्म है कि इफ एल्स को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि अगर आपको 2 नंबर का मैक्सिमम नंबर निकालना है, कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 9। अगर आपको इन दोनों में मैक्सिमम नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका, यहां देखो सिंटेक्स है इसका कंडीशन, कंडीशन के बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक्सप्रेशन 1 लिखोगे कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या रन होना चाहिए। तो ट्रू वाली कंडीशन पहले, फिर कॉलन, और फिर फॉल्स वाली कंडीशन आती है आपकी। ठीक है, तो वही सेम चीजें हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ए प्रिंट होगा,
मतलब ए प्रिंट नहीं होगा, ए स्टोर हो जाएगा मैक्स के अंदर। और अगर बी, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि बी ए से बड़ा है, तो बी मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे करके देख लेते हैं। इतना पार्ट तो हो गया है, तो इसे जरा हटा दिया जाए। ठीक है, आपने इंट ए इक्वल टू 5 लिया, बी इक्वल टू 10 लिया। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए, या चलो मिनिमम नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर ए बी से छोटा है, तो क्वेश्चन मार्क, तो भाई ए मिनिमम हो गया, है ना, वरना बी मिनिमम हो गया। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करना है, हमें मिन प्रिंट करना है कि जो भी नंबर मिनिमम हो वो प्रिंट हो जाए। तो ये आपका हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है कि वो है इफ एल्स की तरह ही। ये इफ की कंडीशन हो गई, अगर इफ की कंडीशन ट्रू जा रही है तो ये हो गया, एल्स ये हो गया, तो है तो वो इफ एल्स की तरह ही। बट एक शॉर्टकट तरीका है आपकी इफ एल्स की कंडीशन को लिखने का। ठीक है, फिर आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स में बहुत से लोगों को डाउट होता है, बहुत सी चीजें क्लियर नहीं होती है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना। और अगर इसमें भी समझ ना आए तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इंट ए इक्वल टू 5 है, यानी कि ए जो है उसके अंदर हमने 5 असाइन कर दिया, बी के अंदर हमने 3 असाइन कर दिया, दोनों का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। अब इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और वो आपने बहुत से मतलब अपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है कि सिखाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, तो आपका ये 5 हो गया, तो उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपकी ये वैल्यू बनती है। हालांकि ये एक्चुअल में आप 3 बाइट्स में अगर आंसर लिख रहे हो तो आपका 0101 हो जाता है, क्लियर कट। ठीक है, तो इस तरह से चल जाता है। लेकिन अगर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे होंगे, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में ये 8 बाइट हो गए, 101, मतलब इधर से देखें तो 00000101। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका कैसा रहता है, 1 2 4 8 16, उस तरह से आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये 1 हो गया, और ये तो 2 होगा, ये 4 है, तो 4 + 1 5, ये 5 बन रहा है। ये 1 + 2 3 बन रहा है। ठीक है, तो जब आपने एक बार बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी फॉर्म में ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में अगर आपने सिंगल एंड यूज करा है, यानी कि अगर आप सी लैंग्वेज में सिंगल एंड का यूज कर रहे हो, कि आपका ए जो है वो 5 है, वही चीज लेके चलेंगे। ठीक है, कि ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 3 है, तो उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। तो अगर हमने ए एंड बी का यूज करा है, तो वो एंड का मतलब क्या है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू है तब भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू देगा वो। ए एंड बी का मतलब यही है। तो इसी केस में 1 और 1 ट्रू है तभी 1 है, बाकी सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। तो इस केस में नंबर क्या देगा वो, 1 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो है 1 बनाएगा आपका। ये जो बाइनरी नंबर है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको 1 बना के देगा। ठीक है, तो डेसिमल रिजल्ट आपको 1 देगा। ठीक है, अगर आपने कोड फॉर्म में इस तरह से लिखा कि आपको प्रिंट करना है ए एंड बी, एंड अगर सिंगल एंड यूज कर रहे हो तो आपका वो बिटवाइज ऑपरेटर हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ए एंड बी करा तो वो आपको 1 दे रहा है, और ए के अंदर कितना था, 5 था, बी के अंदर क्या था, 3 था। अगर किसी को बाइनरी कन्वर्जन नहीं पता है तो वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा कि ये 1 कैसे आया। ठीक है, तो उसमें वो बाइनरी के पार्ट में आपका हो रहा है कि अगर दोनों कंडीशन सही है, मतलब सेम है, तो वो 1 दे देगा। दोनों कंडीशन अगर अलग अलग है तो वो फॉल्स दे देगा। 0 को फॉल्स की तरह रिप्रेजेंट करो और 1 को ट्रू की तरह रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फिर बिटवाइज और आ जाते हैं। बिटवाइज और में कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो दोनों ट्रू है। ठीक है, और दोनों ट्रू है तब तो दोनों ट्रू ही है, तो 1 1 में 1 दे देगा, 0 1 के बदले 1 दे देगा, 1 0 के बदले 1 दे देगा, बाकी सब आपका 0 रह जाएगा। तो डेसिमल रिजल्ट हो जाएगा इसका 7। कोड का इस तरह से हो गया। फिर आ जाते हैं एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, वो 1 तभी देगा जब दोनों बिट डिफरेंट होंगे। ठीक है, एंड का क्या हो गया, जब दोनों सेम होंगे तो वो आपको 1 देता है। और में क्या होता है, दोनों में से एक भी सेम है या दोनों सेम है तब भी वो 1 दे देगा, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होंगे तभी 1 देगा। ये होता है आपका एक्सॉर। तो यहाँ पे 0 दे देगा, यहाँ 0 1 है तो 1 दे देगा, यहाँ 1 0 है तो यहाँ पे ही 1 दे देगा, बाकी सब जगह सेम है तो वहां पे भी 0 दे देगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 तो 0 है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 2 और 4,
सो 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इसका कोड वर्क करता है कि आपने ए एक्सॉर, एक्सॉर का सिंबल ए वाला रहता है, बी करा तो आप ए के अंदर 5 था, बी के अंदर 3 था, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाओ। उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह से वर्क कर रहा होगा कि अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग है, एक जगह 0 एक जगह 1 है, तो वो ओवरऑल 1 निकाल के देगा। अगर दोनों सेम है तो वो 0 रखता है। ठीक है, बिटवाइज नेगेशन में बात करें, अब इसमें थोड़ा सा कैच है। ठीक है, दो तरह के आपके वेरिएबल हो गए, एक अनसाइंड हो गया, एक साइंड हो गया। अनसाइंड वेरिएबल में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड होती है, कि अगर आपने किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में अनसाइंड लिख दिया तो उसमें सिर्फ आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होंगी। लेकिन साइंड वेरिएबल में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर होती है। तो जब अनसाइंड हम करते हैं तो इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट की वजह से जो नेगेशन का काम होता है, नेगेशन का काम क्या होता है कि 1 को -1 कर देना, है ना, या 5 है उसको -5 कर देना। लेकिन बिट वाइज में जब हम नॉट लगाते हैं तो वो एक अलग ही वैल्यू दे देता है हमें। ठीक है, नेगेशन ही कर रहा है वो एक्चुअल में, लेकिन अनसाइंड में क्या होता है, वो 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट ले लेता है, जिसकी वजह से आपका वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अलग ही वैल्यू दे देता है। लेकिन जब आप साइंड में नेगेशन लगाते हैं तो वो आपका नॉर्मली x+1 करके -6 की वैल्यू देता है। इसमें आपका क्या हो रहा होता है, इसमें आपकी जो वैल्यू निकाल रहा होता है वो 250, ये अनसाइंड 8 बिट में इसलिए निकल रही है क्योंकि इसमें आपने नेगेशन करा। तो जब आप इसका सम निकालोगे, लाइक आपने नेगेट करोगे इसे, 1 को 0 कर दिया, 0 से 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो इस तरह से आपका 250 बनता है। लेकिन जब आपकी वो साइंड वैल्यू होती है तो उसमें वो ये वाला कंसेप्ट लग रहा होता है कि आपका -x+1 आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5, फिर +1, और उसको वो नेगेट कर देता है जो कि -6 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेगेशन का, बिटवाइज नेगेशन का भी हो गया, नॉट का। तो अगर आप कोड इस तरह से लिखेंगे और वो साइंड है, अगर आपने जब इंटीजर बनाया, जो कि इंटीजर आपने वैल्यू ली है, उसके स्टार्टिंग में आपने साइन लिखा था, तो वो उसमें यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू अलाउड है। अगर दोनों वैल्यू अलाउड है तो उस केस में क्या रहता है आपका, कि उस केस में आपका नेगेशन नॉर्मली वर्क करता है। लेकिन अगर वो अनसाइंड होगा तो वो कुछ भी वैल्यू दे देगा, लाइक वैल्यू काफी डिफर कर जाएगी उस केस में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे। लेफ्ट शिफ्ट में क्या रहता है, वही सिंपल है। ठीक है, उतना कंफ्यूजिंग मत रखना, जो ए की रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। ठीक है, अगर हमने बोला कि इसका लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक एक वैल्यू शिफ्ट कर देगा और लास्ट में वो 0 डाल देता है, बस इतना करता है वो। अगर हम ए लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हैं तो वो एक एक वैल्यू इधर को मतलब शिफ्ट कर देगा, यानी कि ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 0 इधर आ जाएगा। इस तरह से एक एक वैल्यू शिफ्ट हो जाती है और लास्ट में 0 आ जाता है, और उसके हिसाब से उसका डेसिमल रिजल्ट आपको प्रिंट हो जाता है। ठीक है, फिर आप राइट शिफ्ट में बात करें तो राइट शिफ्ट में आपका राइट साइड को चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके वैल्यू इधर को चल जाएगी, राइट, और लास्ट की जो वैल्यू होगी वो इधर की साइड पे जो आएगी वो 0 ऐड हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी लास्ट, लाइक यहाँ पे जो वैल्यू खाली हो जाती है कि एक एक वैल्यू सारी राइट साइड को शिफ्ट हो गई ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वहां पे 0 आ जाता है, तो उसका डेसिमल रिजल्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये था आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में से ज्यादा कुछ नहीं है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद हम एक छोटा सा एक कोड लिख के देख लेते हैं, आ, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि एक तो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो हम एक कोड लिख रहे हैं जिसमें हम दो नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और दोनों नंबर का हम सम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सिंपल कोड है, लेकिन हम इसमें कर क्या रहे होंगे, हम इसमें फंक्शन कॉल करवा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया इंट सम। अब जब फंक्शन बनाते हैं ना तो उसमें भी यही रहता है। अभी फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि आपने एक फंक्शन बना दिया इंट सम। ठीक है, या सम से बढ़िया रहेगा टोटल, टोटल नाम बढ़िया। ठीक है, वैसे कुछ भी रख लो, ऐसे सम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट टोटल, इंट ए, इंट बी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, आपने दो पैरामीटर्स लिए हैं, लेकिन आपको बस उन सबका डेटा टाइप स्पेसिफाई करते चलना पड़ रहा है और कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पे ए मतलब इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा सम को। अब हम किसी फंक्शन का डेटा टाइप किस चीज से डिफाइन करते हैं, कि जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो सम रिटर्न होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसीलिए इस पूरे फंक्शन का जो डेटा टाइप हो जाएगा वो इंटीजर डेटा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन आपके हर सी प्रोग्राम के कोड में लिखा जाएगा, यानी कि आप छोटा सा कोड भी अगर सी में लिख रहे हो तो उसमें मेन फंक्शन होगा।
मेन फंक्शन का मतलब है कि वो मेन है भाई, वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो अब मेन फंक्शन में आपका क्या है कि आपको ये फंक्शन कॉल कराना है, उससे पहले आपको ए और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। तो ए कॉमा बी ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनपुट करानी है। इनपुट कराने के लिए आप स्कैन एफ का यूज करते हो। स्कैन एफ एक कीवर्ड है जो आप यूजर से इनपुट लेने के लिए, यानी कि एक तरह से यूजर से वैल्यू रीड करवाने के लिए लेंगे। अब मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग लेटर में बताया आपको कि आपको परसेंटेज डी डालना होता है, ठीक है। तो वो चीज सेम रह रही है कि आपको परसेंटेज डी डालना पड़ेगा, जो वैल्यू आप एक्सेप्ट करा रहे हो। इवन प्रिंटिंग, अगर आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तब भी यही चीज रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू एक्सेप्ट करा रहे हो तो आपको एंड का यूज करना पड़ता है इस तरह से। अब ये एंड क्या है भाई, एंड होता है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या है कि ए जो है ना, ए के अंदर जो वैल्यू आप डालोगे, यानी कि यूजर से जो वैल्यू आप रीड कराओगे, वो वैल्यू मेमोरी में कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी में वहां स्टोर होगी जहां पे ये ए स्टोर्ड है। यानी कि ए ने जो मेमोरी ले रखी है वहीं पे उस वैल्यू को स्टोर कराओ। तो एंड का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करा दी गई लाइन। स्कैन एफ आपका कीवर्ड हो गया दो, मतलब कोई वैल्यू अगर आपको यूजर से लेनी है। आपका जो परसेंटेज दिया वो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल हो गया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं इसे। और इसे आपने जब लगा दिया तो इसके बाद आपने एंड ए और एंड बी, इस तरह से ये दोनों वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करा लेगा। और एंड आपने इसलिए लगाया है ताकि वो उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जो कि ए का होगा वहां पे वो वैल्यू स्टोर करवा पाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन कॉल करना है ना। और फंक्शन कॉल कराने के लिए हमें रिजल्ट को स्टोर कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा सम, उसे स्टोर कराना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू। तो उसे स्टोर कराने के लिए हम, ये हो गया। और फंक्शन का नाम क्या था हमारा, टोटल। उसमें हमारी दो वैल्यूज जा रही है, वो है ए कॉमा बी, ठीक है। और फिर हम करा देंगे प्रिंट एफ। अब इसमें वही चीज आ रहा है कि अब मैंने तुम्हें परसेंटेज दी तो बता दिया, बट ये भी देख लो कि अगर तुमने नॉर्मल स्ट्रिंग लिख दी द सम इज, आपने यहाँ पे लिख दिया स्लैश डी, मतलब परसेंटेज डी, और उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया रिजल्ट। तो अब ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे जो परसेंटेज डी दिया है उसके जगह पे यहाँ पे आपने जो वैल्यू पहली दी होगी, जो पहली वैल्यू होगी उसकी जो रियल वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी उसको यहाँ पे प्रिंट कराता है वो। बाकी ये तो आपका स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। कंपाइल, ये देखो तुम्हारा रन। अब ये वैल्यू मांग रहा है तो ये 20 दे देते हैं एक वैल्यू, एक 30 देते हैं। तो द सम इज 50। ओके, हाँ ये वैल्यू एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर से देख लो इसे। 20, 54, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। तो नंबर का सम, अब इसमें देखो, इसमें ना ये जो हमने करा है इंक्लूड stdio.h, ये हम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि stdio.h जो है वो एक तरह का आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए एक पैकेज है। जैसे आप पाइथन में इंपोर्ट करते थे ना मैथ, वैसे इसमें भी करेंगे आप, लेकिन इसमें इंक्लूड कीवर्ड का यूज होता है, इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। अगर आपको मैथ इंक्लूड करना हो, जैसे आप पाइथन में मैथ को इंक्लूड करते थे तो इंपोर्ट करते थे आप, यहाँ पे होता है मैथ डॉट एच, ये होता है, ठीक है। तो आप मैथ के जो मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका stdio.h वाला जो फंक्शन है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है। अगर ये आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो पहचान ही नहीं पाएगा कि स्कैन एफ क्या है, वो पहचान नहीं पाएगा कि प्रिंट एफ क्या है। तो जो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं उन सब के लिए आपका stdio.h को आपको इंक्लूड करना होता है। तो जब भी आप सी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो आपको ये लाइन कंपलसरी ऐड करनी है, और एक मेन फंक्शन आपका कंपलसरी बनना बनना है, ठीक है। तो ये आपका सम का एक बेसिक हमने एग्जांपल ले लिया। इसमें स्कैन एफ हो गया, आपका प्रिंट एफ भी हो गया। तो यूनिट टू भी आपका कुछ हद तक कवर हो गया है, क्योंकि यूनिट टू और यूनिट वन में इतना ही था, लाइक बेसिक्स ही कवर हो रहे हैं आपके यूनिट वन और यूनिट टू में। उसके बाद आपके इफ एल्स कंडीशन हो गई, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, लूप्स हो गए, वही सेम चीज आ रही है। तो मेन आपका जो सी लैंग्वेज के कंसेप्ट है वो आपके पॉइंटर्स हो गए, आपके
ठीक है, या फिर आपके एरेज हो गए, तो ये सारी चीजें हैं आपको जो थोड़ी डिटेल में करनी है। बाकी सारी चीजें आप बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपने ढंग से पढ़ी है, आपने पाइथन में ढंग से पढ़ी है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।